माँ, माँ, कहाँ हो माँ? आ रही हूँ बेटा। क्या हुआ? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है तूने? किचन में काम कर रही थी ना मैं। अरे माँ, ये काम वाम छोड़ दो, अब तो बस तुम्हें आराम करना है। क्यों, तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो माँ। ये देखो, फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपको पता है, इस कंपटीशन को जीतने वाले को पूरे 5 लाख का इनाम मिलेगा और साथ में एक बढ़िया नौकरी भी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे नया कैमरा लेना पड़ेगा। प्रिंस की बात सुनकर उसकी माँ फौरन अपने कमरे में जाती है और फिर कुछ पैसे लेकर वहाँ वापस आती है। माँ, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने जोड़ कर रखे थे शायद इसी दिन के लिए। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिंस की आंखें भर आईं और वो सीधे जाकर अपनी माँ से गले लग गया। प्रिंस को बचपन से ही फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। वो हमेशा से एक फेमस फोटोग्राफर बनना चाहता था और ये कंपटीशन उसके लिए पहली सीढ़ी था। ये ले बेटा दही चीनी। हाँ माँ, ये तो जरूर खाऊंगा। बचपन से जब भी किसी परीक्षा को देने गया हूँ, आपके इसी दही चीनी ने मेरा पूरा साथ दिया है और आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है माँ। आज तो पूरी कटोरी खाकर ही जाऊंगा। इतना बड़ा हो गया है लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। भगवान तुझे खूब कामयाबी दे। प्रिंस माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ता है। वो जैसे ही बस स्टैंड पहुँचता तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। प्रिंस भैया, प्रिंस भैया। अरे रवि, क्या हुआ और इतना हाफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है? भैया जल्दी चलो, पिताजी को हार्ट अटैक आया है। मैं आपके घर गया तो काकी ने बताया कि आप बस स्टैंड के लिए निकले हो, तो मैं आपके पीछे यहाँ आ गया। रवि और प्रिंस एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों के पिता आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। प्रिंस के पिता के देहांत के बाद रवि के पिता ने उसके परिवार का बहुत ख्याल रखा। ऐसे में जब प्रिंस को उनके हार्ट अटैक के बारे में पता चला तो वो रवि के साथ तुरंत उसके घर गया और रवि के पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा। हमें इनके हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, वो भी जल्दी। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। वैसे खर्चा कितना होगा? कम से कम 1 लाख रुपए तो मान कर चलिए। 1 लाख? पर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। देखिए, ये मैंने आपको बहुत कम करके बताया है। पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि ऑपरेशन को टाला जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो भी इतनी जल्दी? रवि परेशान मत हो, ये बताओ कितने का जुगाड़ कर सकते हो? भैया फिलहाल तो 50,000 ही है मेरे पास। तो बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम काका का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रिंस सीधा जाकर अपना वो कैमरा बेच देता है जो उसने कुछ दिन पहले ही नया खरीदा था। ये करते हुए उसका मन भारी था, लेकिन रवि के पिता की जान बचाने के लिए उसे ये करना ही था, क्योंकि उन्होंने भी तो मुश्किल वक्त में प्रिंस के परिवार का साथ दिया था। प्रिंस की मदद से रवि के पिता का ऑपरेशन सही समय पर हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस सब में प्रिंस का वो सपना टूट जाता है जो उसने बचपन से देखा था। हर वक्त खिलखिलाने वाला प्रिंस अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसका ये हाल देखकर उसकी माँ भी दुखी थी, लेकिन अब उनके पास भी प्रिंस की मदद करने की गुंजाइश नहीं थी। फिर एक दिन, भगवान, सब कहते हैं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? ये कहते हुए प्रिंस बस रोए जा रहा था। वो अपने गांव की नदी के किनारे बिल्कुल अकेला बैठा था, जहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। रो मत प्रिंस, तुमने जो किया वो कोई भला इंसान ही कर सकता है। अब आप कौन हैं और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं वो हूँ जिसने तुमसे ये काम करवाया और अब तुम्हारे उसी नेक काम का इनाम देने आया हूँ तुम्हें। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। प्रिंस फौरन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और फिर उसके हाथों में एक कैमरा आ जाता है। अब इस कैमरे का मैं क्या करूँ? कंपटीशन की तारीख तो निकल चुकी है, अब इसका कोई फायदा नहीं। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है प्रिंस, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पर क्या और कैसे? इस बार प्रिंस को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। वो काफी देर तक इस कैमरे को देखता रहा और फिर उसे लेकर घर आ गया। घर के बाहर बगीचे में उसे एक बड़ा ही सुंदर फूल दिखाई दिया। प्रिंस ने आगे बढ़कर उस कैमरे से फूल की फोटो खींची और फिर घर के अंदर आ गया। फिर कुछ देर के बाद, माँ, ये फूल कहाँ से आया? पता नहीं, मैं तो नहीं लाई। प्रिंस उस फूल को ध्यान से देखता है और फिर उसे वापस रख देता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। इतना कहकर प्रिंस ने कैमरा उठाया और घर से बाहर निकल गया। उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। प्रिंस को वो बड़ा ही प्यारा लगता है और वो अपने कैमरे से उसकी फोटो ले लेता है और फिर, माँ इधर आओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? ये देखो माँ, ये कहाँ से आया? अरे गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर गली में छोड़ आती हूँ। नहीं माँ, ये गलती से नहीं आया यहाँ,
प्रिंस को समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसके खास कैमरे का कमाल है। प्रिंस फौरन अपने कमरे में जाता है और अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीरें देखने लगता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि अब तक उसने अपने कैमरे से जिस भी चीज की तस्वीर खींची थी वो सब की सब उसके कमरे में मौजूद थी। और तब उसे कुछ याद आता है। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है प्रिंस, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अरे वाह वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। सच में ये तो एक जादुई कैमरा है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मतलब जो चाहूँ वो ला सकता हूँ। प्रिंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर उसी शाम अरे बेटा, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? तुम चलो मेरे साथ। प्रिंस उस गरीब बच्चे को लेकर एक जूते चप्पल की दुकान पर जाता है। बताओ तुम्हें कौन सा जूता चाहिए? भैया वो वाला, पर वो बहुत महंगा होगा है ना? इसकी चिंता तुम मत करो और जाओ वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो। उस बच्चे को खुद से दूर भेजकर प्रिंस फटाफट उन जूतों की फोटो क्लिक करता है जो उस बच्चे ने पसंद किए थे। फिर वो जूते ले जाकर उस बच्चे को दे देता है। उस बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद वो ठीक इसी तरह से और भी कई जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। फिर एक दिन सड़क से गुजरते हुए उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ती है। उस दुकान के शोकेस में एक बेशकीमती हार लगा हुआ था जिसे देखकर प्रिंस सोचने लगता है, वाह कितना खूबसूरत हार है ये, और काफी महंगा भी लगता है। अगर मैं इसकी फोटो क्लिक कर लूं तो क्या ये हार भी मेरे पास आ जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, गलत क्यों होगा? जब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ तो खुद की मदद करने में क्या बुराई है? प्रिंस के अंदर लालच पनप रहा था। उसने चुपचाप उस हार की फोटो क्लिक की और चुपचाप घर वापस आ गया। फिर वही हुआ जैसा प्रिंस ने सोचा था। प्रिंस को उसके कमरे में वो हार मिल जाता है। प्रिंस फौरन उस हार को बेचने के लिए शहर के लिए निकल गया और फिर वापस आने के बाद, माँ ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? बेटा ये लोग कह रहे हैं कि तूने कोई हार चुराया है। क्या? नहीं माँ, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई हार नहीं चुराया। काशीलाल की दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने बताया हमें कि उसने तुम्हें उस हार की तस्वीर खींचते देखा था जो अब चोरी हो चुका है। प्रिंस के पास हार बेचकर जो पैसे आए थे उन पैसों ने पुलिस वालों के शक को यकीन में बदल दिया और प्रिंस लाख कोशिश करके भी किसी को सच नहीं समझा सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भगवान। मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। प्रिंस को सच में अपनी गलती का एहसास था। वो रो रो कर अपने किए की माफी मांग रहा था कि तभी मैंने तुम्हें वो जादुई कैमरा दिया क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। मैं जानता हूँ कि मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैंने वो हार नहीं चुराया। आप मुझसे वो कैमरा वापस ले लीजिए, पर मुझे उस गलती की सजा तो मत दीजिए जो मैंने की ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इसके बाद वो रोशनी फिर कभी प्रिंस को दिखाई नहीं दी, लेकिन कुछ ही देर में वो हुआ जिसकी उम्मीद प्रिंस को थी। प्रिंस, अब सॉरी, हमसे गलती हो गई। वो हार तुमने नहीं चुराया, ये साबित हो गया है। काशीलाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज से असली चोर का पता लग गया है। अब तुम जा सकते हो। प्रिंस अपने घर वापस आ गया, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। प्रिंस के पास अब उसका कैमरा नहीं था, लेकिन इस बात से प्रिंस अब उदास नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी जादू उसकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। सूरजपुर नाम का एक गांव था, जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसके नाम की तरह ही कोमल था। वो हर किसी की मदद करती और हर किसी से प्यार से बात करती। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद कोमल के पिताजी ने दूसरी शादी की। कोमल की सौतेली माँ सीमा बहुत कठोर दिल की थी। वो कोमल को हरदम मारती और डांटती रहती थी और उससे घर का सारा काम कराती, लेकिन अपनी असली बेटी प्रिया को बिल्कुल रानी की तरह रखती। कोमल के पिता कमाने के लिए शहर गए थे, इसीलिए सीमा और प्रिया दोनों कोमल पर हुक्म चलाया करती थी। अरे ओ करमचली, तू यहाँ पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी, अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरी, आज थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? चुपचाप जाके बर्तन धो। लगता है तू मेरी मार भूल गई है, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कोमल फिर पढ़ाई छोड़कर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन सीमा अपनी सगी बेटी प्रिया को ढेर सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, तेरे बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी।
मम्मी, ये फ्रॉक कितनी सुंदर लगेगी ना मेरे पर। देखो, ये सब मेरे लिए है। हाँ हाँ बिटिया, ये सब तेरे लिए भिजवाए हैं तेरे पापा ने। उस कलमुही को तो एक कपड़ा भी इनमें से नहीं दूंगी। तभी वहां कोमल आ जाती है। माँ, मेरे पास भी कपड़े नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं। क्या मेरे लिए पिताजी ने कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने। जो प्रिया के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन ले। तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी? मम्मी, ये इसी लायक है। कोमल वहां से उदास होकर चली जाती है। प्रिया और कोमल गांव में घूम रही होती हैं। प्रिया ने नए कपड़े पहने हैं और कोमल वही पुराने कपड़ों में रहती है। तभी प्रिया की दो दोस्त चिंकी और मिंकी उनको रास्ते में मिलती है। अरे प्रिया, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से लेकर आई? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए शहर से तेरे पापा ने कुछ नहीं भेजा? इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए इसके पापा ने कुछ नहीं भेजा। वही मैले पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है, इसीलिए तो कोई इससे बात नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है तो हमने घर पर पार्टी रखी है। प्रिया, तुझे भी आना है, और कोमल तू भी आ जाना। अरे तू इससे क्यों बुला रही है? ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे मैं तो इसलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर में कोई बर्तन धोने और सफाई के लिए भी तो चाहिए। ये बोलकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोमल उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुंदर सी चिड़िया कैद होती है, और वो चिड़िया पिंजरे में बहुत उदास बैठी होती है। उस चिड़िया को देख कोमल को बहुत बुरा लगता है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है। जरूर इस जादूगर ने इसे कैद में रखा है, इसीलिए ये उदास है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कोमल उस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगती है ताकि जादूगर का एक बार भी पिंजरे से ध्यान हटे और वो उस चिड़िया को आजाद कर दे। तभी थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर थक जाता है और वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर वहीं पास में लगे कल से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल फट से जाकर उस चिड़िया के पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है। जादूगर भी कोमल को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेता है और वो कोमल के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा वापस दे, कहाँ भाग रही है? ओए ओए, रुक जा। पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग निकलती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि अब जादूगर उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया पिंजरे से आजाद होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर कोमल डर जाती है। कोमल को डरा हुआ देख परी बोलती है, अरे बेटा डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादूगर की कैद से छुड़ा लिया। तभी वहाँ जादूगर पहुँच जाता है। अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की? चल मेरा पिंजरा वापस दे। नहीं नहीं, ये पिंजरा इसे मत देना, वरना ये फिर मुझे इसमें कैद कर लेगा। तू मानेगी मेरी बात या नहीं? तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ। चुपचाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अपने जादू से पत्थर का बना दूंगा। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हो। नौटंकी? तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ। अच्छा, तो जरा ये सामने रखे हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ, तब मैं मानू तुमको। फिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सामने रखे पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है। देखा लड़की, और कोई सबूत चाहिए तुझे? चल अब फटाफट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, अभी नहीं। ऐसा जादू तो हर छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तुमको तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को तोता बना दो। अच्छा, तो ये ले। जादूगर अपने सामने रखे शीशे की तरफ छड़ी घुमाता है और उस शीशे पर जादूगर का ही चेहरा आ रहा था, और छड़ी घुमाते ही वो जादू उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पर पड़ जाता है, जिससे वो जादूगर खुद तोता बन जाता है। तभी कोमल भागते हुए जाती है और जादूगर को उसी के पिंजरे में पकड़कर बंद कर देती है और वो पिंजरा उस परी को सौंप देती है। अरे वाह,
तुमने तो बहुत चतुराई और आसानी से इस जादूगर को हरा दिया। अब ये जादूगर किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और तुमने जो आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए तुम मुझे अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप मुझे क्या एक अच्छा कपड़ा दे दोगी? बस एक कपड़ा? अभी रुको। तभी वो परी एक चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आ जाता है। वो गाउन इतना सुंदर होता है कि उसे देखने के बाद कोमल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, ये गाउन अब से तुम्हारा है। और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी लोग तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये गाउन हमेशा साफ ही रहेगा, ये कभी गंदा नहीं होगा। और तुम जो भी रंग मन में सोचोगी, ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। बस तुमको ये मंत्र बोलना पड़ेगा कि सुन गाउन, मैं चाहूँ कि इस रंग का बन जा तू, और ये हमेशा तुम्हारी मदद भी करता रहेगा। तुम जो भी कहोगी, ये गाउन वो सारे काम चुटकियों में कर देगा। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये गाउन सिर्फ तब तक ही साफ और जादुई रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। अगर तुम्हारे मन में छल कपट और लालच आ जाएगा, तब इसकी शक्तियाँ उसी दिन चली जाएंगी। ये लो, अब तुम इसे रख लो। चलो, अब मैं भी चलती हूँ। वो गाउन कोमल को देकर परी वहाँ से उड़कर चली जाती है। कोमल भी परी की बात मान लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है। कोमल वो गाउन को हाथ में लिए निहार रही होती है और मन में सोचती है, क्या जो वो परी बोल रही थी वो सच है? क्या ये सच में कोई जादुई गाउन है? एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। फिर कोमल वो गाउन पहनने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाउन पहनकर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर दंग रह जाती है। कोमल वो गाउन पहनने के बाद एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सच में उस गाउन में ऐसा जादू था जो एक आम लड़की को परी बना दे रहा था। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में। अच्छा, उस परी ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी बोलूंगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। एक बार ये भी करके देखती हूँ। सुन गाउन, मैं चाहूँ कि नीले रंग का बन जा तू। कोमल आंखें बंद करके ये मंत्र बोलती है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लाल रंग का गाउन नीले रंग में बदल चुका है। वो ये देखकर अचंभित हो जाती है। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगती है। उसी दिन कोमल वो गाउन पहनकर मिकी के जन्मदिन में जाती है। कोमल में अब एक आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि आज वो उस गाउन में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ सारी लड़कियां कोमल को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी नजरें कोमल से हटती ही नहीं है। प्रिया को छोड़ वो सारी लड़कियां कोमल के पास आ जाती हैं। अरे कोमल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ कोमल, आज तो तू इस गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही है। तू आज हमारे साथ आकर बैठ जा। पर ये सब कोमल की सौतेली बहन प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। प्रिया से ज्यादा लोग कोमल की तारीफ कर रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जादुई गाउन की वजह से कोमल का सारा काम आसान हो गया। जो भी उसकी सौतेली माँ उसको काम देती, वो सारे काम कोमल अपने जादुई गाउन के जादू से चुटकियों में कर देती। अब कोमल हर रोज गाउन पहनकर अपनी सहेलियों से मिला करती थी। हर रोज वो गाउन का रंग बदलती और पहनती। इस तरह कोमल अब अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिताने लगी। उस जादुई गाउन ने कोमल की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप बहादुर हैं, मेहनती हैं और आपका दिल साफ है, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। बसे हरिपुर गांव में चारुलता नाम की एक लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई राजा के साथ रहती थी। चारुलता रोजाना सुबह अपने पिता के साथ नदी पर मछलियां पकड़ने जाती और बाजार में मछलियां बेचकर वे दोनों घर लौटते। चारुलता, ओ चारुलता, इस ओर जाल फेंक बेटिया, मछलियाँ इसी किनारे पर ज्यादा मिलेंगी। नाव किनारे ले आ बेटी। बापू, नदी में इतने पास किनारे पर कुछ नहीं मिलेगा। मुझे नाव थोड़ा आगे बीच नदी में लेकर जानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, बीच नदी में नहीं जाना, बस बहुत है मछलियाँ। चल, अभी बाजार भी जाना है, फिर घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। बापू, तुम मुझे नदी के बीच में जाने के लिए क्यों मना कर देते हो? सारे मछुआरे तो नदी के बीच में जाकर ही मछलियाँ पकड़ते हैं। सुना है नदी के बीच में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी जान को कोई खतरा हो, इसलिए मैं नदी के बीच में जाने के लिए तुझे मना कर देता हूँ। अब तू ज्यादा बोलेगी ना तो फिर मेरा मन घबरा जाएगा। तू चाहती है कि मैं परेशान हो जाऊँ? अच्छा अच्छा, ठीक है बापू,
मैं अब नदी के बीच में जाने के लिए नहीं कहूँगी। चारुलता अपने पिता की बात मान लेती है और उसके बाद वो कभी भी नदी में बीच में जाने के लिए नहीं कहती। एक दिन चारुलता के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वो मछलियाँ पकड़ने नहीं जा पाता। सोमलता, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं वैद्य जी से दवाई लेकर आता हूँ। रुको, तुम अकेले कहाँ जाओगे? मैं साथ चलती हूँ। माँ, एक काम करती हूँ, मैं तो नदी पर जा रही हूँ, राजा को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। राजा का ध्यान रखना बेटी, ये बहुत शैतान है। माँ बापू, मैं दीदी को तंग नहीं करूँगा, मैं चुपचाप नदी किनारे खेलूंगा। चारुलता अपने भाई राजा को लेकर मछली पकड़ने चली जाती है। नदी किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ने नदी के बीच में जाते थे। चारुलता ने उनसे पूछा, महेश भैया, क्या सचमुच नदी के बीच में मगरमच्छ है जिनसे हमारी जान को खतरा है? हाँ है तो सही, पर सावधानी से काम करो तो काहे का डर। तेरा बापू तो ऐसे ही डरता रहता है। नदी के बीच में मछलियाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती हैं, जिससे बहुत अच्छी कमाई होती है। इसी कारण हम सब नदी के बीच में जाकर ही मछली पकड़ते हैं। अगर मैं भी नदी के बीच में जाकर मछली पकड़ूं, तो मैं भी बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। महेश भैया, क्या मैं भी आप लोगों के साथ नदी के बीच में चलूं? देख चारुलता, तू अगर अपनी जिम्मेदारी पर चलना चाहती है तो चल ले। कहीं कोई मुसीबत आ गई तो हमारे ऊपर नाम ना आए। नहीं नहीं, आप लोगों के ऊपर नाम क्यों आएगा? मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। चल राजा, और सुन, नाव में चुपचाप बैठे रहना, बिल्कुल भी शैतानी करने की जरूरत नहीं है। हम मछली पकड़कर वापस लौट आएंगे, फिर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। तू मुझे नया बल्ला और गेंद खरीदने के लिए कह रहा था ना? अगर तू चुपचाप नाव में बैठेगा तो आज जो भी कमाई होगी उसमें से मैं तुझे नया बल्ला खरीद कर दूंगी। सच दीदी, ठीक है, फिर मैं नाव में चुपचाप बैठ जाऊंगा, तुम मछली पकड़ लेना। चारुलता अपने भाई राजा को लेकर नाव में बैठती है और सभी मछुआरों के साथ नाव बीच नदी में ले जाती है। चारुलता को बीच नदी के बहाव में मछली पकड़ने का इतना अभ्यास नहीं था। सभी मछुआरे मछली पकड़कर जा चुके थे, पर चारुलता अभी भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक मगरमच्छ चारुलता की नाव के पास आ जाता है, जिसे देखकर राजा डर जाता है। दीदी, मगरमच्छ मेरे पास आ रहा है, बचाओ दीदी। तभी मगरमच्छ राजा को पकड़कर अपने मुंह के रास्ते पेट में ले जाता है। चारुलता घबरा जाती है और रोने लगती है। मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को वापस दे दो, बदले में तुम मुझे खा जाओ पर मेरे भाई को छोड़ दो। चारुलता को देखकर मगरमच्छ उस पर मोहित हो जाता है। कितनी सुंदर लड़की है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मैं अपने सारे मगरमच्छ दोस्तों के सामने ठाठ से रह सकता हूँ। सब मुझे कहते हैं कि मैं देखने में कितना बदसूरत हूँ, पर एक सुंदर लड़की से अगर मेरी शादी हो गई तो मगरमच्छ परिवार में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। यही समय है, अभी ये मेरी बात आसानी से मान जाएगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दूं, तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर तुम मेरे भाई को छोड़ देना। मैं आखिरी बार अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, जाओ, तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर फौरन लौट आओ। जैसे ही तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। चारुलता रोती हुई घर जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। चारुलता, तू जानती भी है तू क्या करने जा रही है। तू मगरमच्छ से शादी करेगी, पर बेटी तू नहीं जानती तेरी जान को कितना खतरा है। चारुलता, राजा और तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है। तुम दोनों बच्चों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। माँ, तुम चिंता मत करो, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं अपने भैया की जान को खतरा नहीं होने दूंगी। चारुलता जानती थी कि अभी उसके भाई की जान को खतरा है, इसलिए उसे बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाना था। चारुलता अपने माता पिता के साथ नदी पर पहुंचती है और मगरमच्छ से कहती है, सुनिए, मैंने तन मन धन से आपको अपना पति मान लिया है। अब आपका और मेरा विवाह तो होने ही वाला है। मैं चाहती हूँ मेरा भाई भी हम दोनों के विवाह में शामिल हो, इसलिए पहले आप उसे छोड़ दीजिए ताकि वो भी हमारी शादी का आनंद ले सके। चारुलता की मीठी मीठी बातें सुनकर मगरमच्छ खुश हो जाता है और खुशी खुशी में वो अपना मुंह खोल देता है। राजा झट से उसके मुंह से बाहर आ जाता है। मगरमच्छ चारुलता को पीठ पर बिठाकर नदी के बीच ले जाता है। चारुलता का भाई अब सुरक्षित था, अब उसे खुद की जान को बचाना था। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई। क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गई? कहीं तुम अपना विचार तो नहीं बदल रही हो?
जल्दी से मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे अरे स्वामी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो दुल्हन के वेश में हूँ, पर आपने दूल्हे का जोड़ा नहीं पहना। अब मैं दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हूँ, पर आपको देखकर सब क्या बोलेंगे कि दूल्हे ने दूल्हे की पोशाक पहने बिना ही शादी कर ली। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। इसमें सोचना क्या है, मैं झट से जाती हूँ और गांव के दर्जी से एक बढ़िया सी शेरवानी खरीद कर ले आती हूँ। फिर आप उसमें बहुत सुंदर लगोगे, गांव के सबसे सुंदर दूल्हा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तुम दुल्हन के रूप में हो, पर मैं दूल्हे के रूप में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, मैं तुम्हें नदी किनारे छोड़ देता हूँ। तुम जल्दी से जाना और दूल्हे की बढ़िया सी पोशाक खरीद कर ले आना, फिर हम दोनों शादी। चारुलता तो इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही मगरमच्छ चारुलता को अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे छोड़ता है, चारुलता दूर खड़े अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। मगरमच्छ अब कुछ नहीं कर सकता था। चारुलता तो उसके चंगुल से आजाद हो चुकी थी। उसने बहुत ही चालाकी से काम किया और सुरक्षित अपने माता पिता और भाई के साथ घर वापस लौट आई। मगरमच्छ समझ चुका था कि वो बेवकूफ बन चुका है, इसलिए वो नदी में वापस लौट जाता है। उस दिन से चारुलता ने कभी भी नदी के बीच में जाने की कोशिश नहीं की। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने अपने पिता की बात को नहीं माना था और किसी दूसरे के कहने पर नदी के बीच में चली गई। चारुलता ने अपने पिता से अपनी गलती दोबारा न दोहराने का वादा किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें सदैव अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। मोहिनी, सभी देवगण प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो करने दो। मोहिनी के सौंदर्य और नृत्य को देखने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। ओहो, इतना अहंकार! मोहिनी, देवराज तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से पहले ही क्रोधित हैं। देखो माया, मुझे किसी के क्रोध का कोई भय नहीं है। मैं इस स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ, और सिर्फ स्वर्गलोक ही क्यों, इस संपूर्ण संसार में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जिसका सौंदर्य मुझे चुनौती दे सके। तो यदि देवराज को अपने स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो मेरे इतने नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। जाओ, जाकर सबसे कह दो कि आज मैं नृत्य प्रदर्शन नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है। वैसे मोहिनी ने कुछ गलत नहीं कहा था। वास्तव में वो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी और नृत्य कला में भी उससे बेहतर कोई नहीं था, और मोहिनी को इस बात पर बहुत घमंड था। क्या मोहिनी की इतनी चेष्टा? जाओ, उस दुष्ट और अहंकारी स्त्री को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। स्वर्गलोक के सैनिक तुरंत मोहिनी के कक्ष में पहुँचे और उसे बंदी बनाकर स्वर्ग की सभा में ले आए। बेड़ियों में जकड़ी हुई मोहिनी गुस्से से लाल हो रही थी। देवराज, मेरे साथ इस तरह के व्यवहार का क्या तात्पर्य है? मोहिनी, तुम जैसा व्यवहार करती आई हो, ये उसी का फल है। तुम्हारे नृत्य प्रदर्शन की ख्याति सुनकर आज स्वर्गलोक में कई अतिथि पधारे थे, किंतु तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके इन सभी के समक्ष स्वर्गलोक की अवमानना की है। तो इसी कारण तुम यहाँ एक दोषी के रूप में लाई गई हो। ओह, अब समझी। आप यदि अभिमान करें तो उचित है, किंतु अगर एक स्त्री अपने सौंदर्य और कला पर अभिमान करे तो वो दोषी हो गई। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बिना कैसे चलेगा ये स्वर्गलोक। मेरे समान सुंदर स्त्री इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं है, तो मैं जहाँ भी रहूँ मेरे प्रशंसक और मुझे प्रेम करने वाले मुझे मिल ही जाएंगे। नहीं मोहिनी, ये सत्य नहीं है। कुरूप व्यक्ति भी प्रेम का पात्र होता है। देवराज, आपसे इतनी मूर्खता भरे कथन की अपेक्षा नहीं थी मुझे। इस संसार में कुरूपता ही सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई भी स्त्री यदि कुरूप है तो उसका जीवन नरक के समान ही है। तो मोहिनी, अब तुम्हें इसी नरक को भोगना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी अहंकारी स्त्री के लिए इस स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर देवराज ने मोहिनी को एक सुंदर अप्सरा से एक बहुत ही बदसूरत महिला में बदल दिया, और जैसे ही मोहिनी को इस बात का एहसास हुआ, वो देवराज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा, क्षमा कर दीजिए प्रभु, कुरूप होने से तो अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। नहीं मोहिनी, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो, इसके लिए तुम्हें ये दंड भुगतना ही होगा।
और जिस दिन तुम्हें इसी रूप में सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस स्वर्ग भी आ सकोगी। मोहिनी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन देवराज अपना फैसला सुना चुके थे। कोयले से काले रंग, रूखे सूखे बाल और अजीबोगरीब नाक नक्श के साथ देवराज ने मोहिनी को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर इंसानों के बीच भेज दिया, जहां अब मोहिनी दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा, थोड़ा पानी ही पिला दो। चल हट यहाँ से, चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी चुड़ैल खड़ी है सामने। चल भाग यहाँ से। उस आदमी के हड़काने पर भी जब मोहिनी वहाँ से नहीं हटी, तो उस आदमी ने उसे मारने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया, जिसे देखकर मोहिनी डर गई और वहाँ से दूर जाकर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। इतना अपमान वास्तव में ये तो नरक से भी बुरा है। मोहिनी हार चुकी थी, पहले तो सुंदरता खोने का दुख, और अब भूख और प्यास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी और इस इरादे के साथ वो बीच सड़क की तरफ जाने लगी, जहाँ बहुत तेज ट्रैफिक चल रहा था। लेकिन तभी ये क्या कर रही हो? तुम देख नहीं सकती हो तो बिना किसी को साथ लिए क्यों सड़क पार कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई अंधी नहीं हूँ, और तुमसे कहा किसने था यहाँ बीच में आकर महान बनने को? मैं यहाँ सड़क के बीच मरने ही आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही हो? इंसान का जीवन तो भगवान का अनमोल उपहार है, तुम इसे कैसे खत्म कर सकती हो? उपहार? जरा देखो मुझे, इस चेहरे और रंग के साथ मेरा ये जीवन नरक के समान है। भूख और प्यास से बुरा हाल है मेरा, न कोई घर है न कोई रिश्तेदार। अब तुम ही बताओ कि मैं जीकर करूं भी तो क्या? उस लड़के का नाम सूरज था, जो पास ही बन रहे हाईवे पर मजदूरी किया करता था। सूरज की कमाई भले ही बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मोहिनी की मदद करना चाहता था, लेकिन अब तक की बातचीत में वो मोहिनी के जिद्दी स्वभाव को तो समझ ही गया था। ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी राय है कि किसी को भी भूखे पेट नहीं मरना चाहिए। वहाँ पास ही मेरा घर है, मेरी माँ ने गर्मा गर्म खाना बना कर रखा होगा। चलो पहले चलकर खाना खा लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सूरज की बात मानकर मोहिनी उसके साथ चल गई। सूरज अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी झुग्गी में रहता था, जिसे देखते ही मोहिनी ने मन में सोचा, उफ, ये भी कोई रहने की जगह है? यहाँ कोई कैसे रह सकता है? मोहिनी अपने हाल पर दुखी तो थी, लेकिन शर्मिंदा नहीं, इसलिए उसे सूरज और उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा नहीं था। सूरज की माँ ने उसे बैठने को कहा और फिर बड़े ही प्यार से उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खिचड़ी लेकर आई। लो बेटी, खा लो, और ये अचार भी ले लो। ये क्या है? ये खिचड़ी है, एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। मेरी माँ के हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा है। क्या बोल रहा है ये? इतना बुरा दिखने वाला खाना भला स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन क्या करूं, अभी तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। मोहिनी ने बेमन से उस खिचड़ी को खाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो खाती गई उसे स्वाद आता रहा और देखते ही देखते उसने सारी खिचड़ी खत्म कर दी। आह, पेट भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे पर तुम जाओगी कहाँ पर बेटा? मुझे सूरज ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। बेटी, ये झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन फिर भी हम दोनों के अलावा तुम्हारे लायक जगह तो हो ही जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो... संकोच मत करो बेटी, बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। ज्यादा है तो तुम मेरी घर के कामों में मदद कर देना बस, बाकी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तो ये औरत मुझसे घर के काम करवाना चाहती है। लेकिन चलो कुछ दिन यहाँ रहकर देख ही लेती हूँ, वरना मरने का विकल्प तो है ही मेरे पास। ऐसा सोचकर मोहिनी सूरज के घर में ही रुक गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मोहिनी की सोच बदलती गई। अरे अम्मा, फिर से ये काम पकड़ लिया आपने? लाइए मुझे दीजिए। अरे मुझे करने दे बिटिया, तू क्या क्या करेगी? मैं कर लूंगी सब। आपने कितने महीनों तक मुझे बिठाकर खाना खिलाया है, वो भी मेरी माँ की तरह। तो अब मेरी बारी है ना? ठीक है, तो ले फिर। अच्छा सुन बेटी, आज शाम को सूरज जल्दी घर आएगा, फिर हम सब बाजार घूमने चलेंगे, ठीक है? सूरज और उसकी माँ मोहिनी की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उससे बड़े ही प्यार से बात करते थे।
यही वजह थी कि मोहिनी अपने बदसूरत चेहरे के बारे में भूल ही गई थी और काफी खुश भी रहने लगी थी। फिर उसी शाम बाजार में, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितना समय हो गया ऐसे वस्त्र पहने हुए। तभी मोहिनी की नजर उन कपड़ों के पास लगे एक आईने पर गई, जिसमें अपना चेहरा देखकर वो उदास हो गई। क्या हुआ बेटी, चल ना। अब हाँ अम्मा चलो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर, बिटिया इधर तो आ जरा, ये ले, ये तेरे लिए है। इसमें क्या है अम्मा? खुद ही खोल कर देख ले। मोहिनी ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें वही कपड़े थे जो मोहिनी को उस दिन बाजार में पसंद आए थे। अरे अम्मा ये कपड़े सूरज लेकर आया है तेरे लिए, कह रहा था कि तुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सुनकर मोहिनी चौंक गई और सीधे सूरज के पास जाकर उससे बोली, अब सुनिए, आप मेरे लिए ये कपड़े लेकर क्यों आए? क्योंकि तुम्हें ये पसंद थे, है ना? पसंद तो थे, पर शायद मैं इन्हें पहनने के लायक नहीं हूँ। ये कपड़े तो किसी सुंदर लड़की को पहनने चाहिए। नहीं मोहिनी, एक बार मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। मेरी माँ कितनी खुश रहने लगी है और फिर मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और क्या? और अब मैं तुमसे अपने दिल की बात और नहीं छिपा सकता। मोहिनी, सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, मेरी पत्नी बनकर। मोहिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोई उसे इस रूप में कैसे पसंद कर सकता है। उसे सूरज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। और तभी कहो मोहिनी, क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि इस संसार में सुंदरता ही सब कुछ है? नहीं प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता का मूल है। तो ठीक है, अब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अब क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पहले भी स्वर्ग का निरादर कर चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से नहीं करना चाहती। अब यही मेरा स्वर्ग है, जहाँ से मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और प्रभु, एक विनती और है आपसे, मुझे वापस वही मोहिनी बना दीजिए, ताकि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ सुख से रह सकूं। मोहिनी की बात सुनकर देवराज मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने वही किया जैसा मोहिनी चाहती थी। अब मोहिनी एक सुंदर अप्सरा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थी, जो भले ही देखने में बहुत सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था। गांव में मदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूजा और बेटे बंटी के साथ रहता था। पूजा मदन की दूसरी पत्नी थी। बंटी जब साल भर का था, तभी एक बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो गया था। भले ही पूजा उसकी सौतेली माँ थी, पर वह बंटी को अपने सगे बेटे जैसा ही प्यार करती थी। मदन एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कंपनी में घाटा होने के कारण कंपनी को बंद कर दिया गया, जिस कारण मदन की नौकरी चली गई और वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। लेकिन मजदूरी का काम उसे कभी मिलता तो कभी नहीं, जिसके चलते उनके खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। एक दिन मदन अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पिछले एक हफ्ते से मुझे कोई काम नहीं मिला है। हर सुबह घर से यही सोचकर निकलता हूँ कि काश आज कोई काम मिल जाए, पर शाम को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने हमारा खाने का गुजारा कैसे होगा। आप परेशान मत होइए जी, अगर 4-5 दिन भी आपको काम मिल गया तो हमारे कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। हाँ वो तो है, पर आजकल काम का बहुत अकाल पड़ा हुआ है। अगर हमारी फैक्ट्री बंद ना होती तो हमें इतना सोचना ही ना पड़ता। अब तो बंटी भी बड़ा हो रहा है, सोचा था उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल से करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तो उसके खाने पीने का ही इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा। पता नहीं कब हमें इस रोज की किटकिट से छुटकारा मिलेगा। ये कहकर मदन फिर काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। कुछ दिन बाद मदन के बेटे बंटी का जन्मदिन आने वाला था। वो रोज अपनी माँ से कहता, माँ तुम्हें तो पता है ना मेरा जन्मदिन आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, वो शुभ दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो माँ क्या बाबा मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल ला कर देंगे? उन्होंने मेरे पिछले जन्मदिन पर मुझसे वादा किया था। पूजा उसे दिलासा देते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता ने वादा किया है तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। पूजा बंटी को खुश करने के लिए उससे झूठ तो कह देती है, पर मन ही मन वो काफी चिंतित थी। काम ना मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो बंटी की साइकिल कहाँ से आती। शाम को मदन वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, क्या आज कोई काम मिला? नहीं,
सारा दिन धक्के ही खाता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरी तरह ही कई और दिहाड़ी मजदूर खाली ही बैठे रहे। जल्द से जल्द कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा जी, नहीं तो खाने की परेशानी तो होगी ही, साथ ही बेचारे बंटी का दिल भी टूट जाएगा। वो रोजाना मुझसे कहता है कि उसको अपने जन्मदिन पर साइकिल चाहिए। आपने उसको पिछले साल वादा किया था, लेकिन अगर काम ही नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए साइकिल कैसे लाएंगे? मुझे भी दिन रात यही चिंता सताती है, लेकिन क्या करूं? अगर कल मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने किसी जानकार से कुछ पैसे उधार ही ले लूंगा, लेकिन बंटी के जन्मदिन पर उसे साइकिल जरूर दिलवाऊंगा। वो बेचारा कब से आस लगाए बैठा है। अगले दिन मदन सुबह सुबह ही काम के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो थक हार कर अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है, भाई, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है, और तुम चिंता मत करो, मैं काम मिलते ही सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, तुम्हें तो पता ही है कि काम कितना मंदा पड़ा है, कहीं कोई काम धंधा नहीं है, और सच कहूँ तो मेरे पास तो खुद कुछ दिनों का ही गुजारा बचा हुआ है। वो बहुत से लोगों के पास जाता है, पर उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। वो उदास होकर मंदिर में जाकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने छोटे से बेटे की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ दो आदमी दूसरे गांव में सेठ के घर हुई चोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, सुना है उस सेठ के यहाँ से तो लाखों के गहने चोरी हुए। हाँ भाई, अब उस चोर के तो वारे न्यारे हो गए होंगे, जिसने इतने पैसे एक साथ कमा लिए। अब तो उसे उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर मदन के मन में विचार आता है, चोरी? अब तो मेरे पास भी यही एक रास्ता है कमाने का। अपने बीवी बच्चे का पेट पालने और अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर मुझे चोरी भी करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। मैं अपने छोटे से बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए चोरी करने जा रहा हूँ। फिर चोरी के इरादे से मदन वहाँ से उठकर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो वहाँ चोरी करने की सोचता है। ये मकान तो बहुत बड़ा है, इसमें तो काफी पैसे वाले लोग रहते होंगे। मैं मौका देखकर चुपचाप अंदर जाऊंगा और अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़े पैसे लेकर निकल जाऊंगा। मैं ऐसा काम कभी ना करता अगर मुझे अपने छोटे से बच्चे का ख्याल ना हो। देखो राजू, हम लोग शादी में जा रहे हैं और जल्दी ही वापस लौट आएंगे। तब तक तुम हमारी बेटी सिया का ध्यान रखना, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं बिटिया रानी का पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहकर सेठ और सेठानी कार में बैठकर निकल जाते हैं। मदन उनकी सारी बातें सुन लेता है। लगता है ये किसी शादी में जा रहे हैं और घर में नौकर और इनकी बच्ची ही बचे हैं। चलो, अब मेरा काम और आसान हो गया। इसके बाद मदन चुपके से पीछे के रास्ते से खिड़की से अंदर जाता है। वहां पहुंचकर उसे कोई नजर नहीं आता। वो मौका देखते ही चोरी की नीयत से सामने वाले कमरे में घुस जाता है। वहां अलमारी का लॉकर खुला हुआ होता है। दरअसल जल्दी में सेठानी लॉक लगाना भूल जाती है। मदन जब लॉकर खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात और नोटों की गड्डियां रखी हुई होती हैं। बाप रे बाप, इतने सारे गहने और रुपए! इतने सारे गहने और रुपए देखकर मदन का सर चकरा जाता है, लेकिन वो उसमें से केवल अपनी जरूरत के अनुसार 10,000 रुपए निकालता है और लॉकर बंद करके चुपचाप उस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर वो खिड़की के रास्ते वापस अंदर जाता है और कमरे में पहुंचकर वो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है। अंदर पूरे कमरे में आग लग चुकी होती है और एक 7 साल की लड़की जो अपाहिज होती है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई रो रही होती है और अपने लिए मदद की गुहार लगाती है। वहीं राजू भी खड़ा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आग में कूद सके। राजू भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई बिटिया को बचाओ। मदन ने झट से कंबल उठाया और बिना सोचे समझे उस आग में कूद गया और अपनी जान पर खेलकर सिया को उस कंबल में लपेटकर बाहर ले आया। फिर उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस अपाहिज बिटिया की जान बचा ली। अगर इससे कुछ हो जाता तो मैं सेठ सेठानी को क्या जवाब देता। सिया अभी भी बेहोशी होती है। राजू जल्दी से डॉक्टर को और सेठ सेठानी को फोन करके घर बुला लेता है और मदन से कहता है, तुम अभी यहीं रुको, हमारे सेठ सेठानी आते ही होंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर और सिया के माता पिता घर पहुंच जाते हैं। बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है, बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ देर और होती तो
शायद इसे बचा पाना मुश्किल था। सेठ मदन से कहता है, तुम यहाँ हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए जिसने हमारी बच्ची की जान बचा ली, लेकिन तुम यहाँ आए किस लिए थे? सेठ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई थी, जिसके बाद मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगा। लेकिन कुछ महीनों से बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा और घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसने मुझसे साइकिल मांगी थी, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी के चलते मैं उसका यह सपना कैसे पूरा करता, और खाली हाथ घर जाने की मेरी हिम्मत ना हुई। बस इसीलिए चोरी के इरादे से मैं आपके घर आया था। फिर मैं यहाँ से जैसे ही चोरी करके निकल रहा था, तभी मुझे इस बिटिया की आवाज आई। फिर मैंने खिड़की से अंदर का नजारा देखा तो मैं सब भूल गया और इसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए साहब। ये लीजिए आपके 10,000 रुपए जो मैंने चुराए थे। आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो जो कि चोरी के इरादे से घर में आए थे, लेकिन बिटिया को परेशानी में देखकर तुमने अपनी परवाह नहीं की और उसको बचाने आग में कूद पड़े। तुमने तो अपने बच्चे के मुंह में आकर चोरी की, तो मैं भला तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूंगा? अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी तरफ से इनाम समझकर ये 50,000 रुपए रखो। इससे अपने बेटे के लिए साइकिल, खिलौने और नए कपड़े ले लेना। और ये तुम्हारी चोरी नहीं बल्कि इनाम के पैसे हैं। और हाँ, कल ही तुम मेरे ऑफिस आ जाना। तुम्हारी नौकरी मेरे ऑफिस में पक्की। अब हर महीने 15,000 वेतन दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। मदन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो घर की ओर निकल पड़ता है और जाते जाते बंटी के लिए साइकिल, खिलौने, चॉकलेट्स और नए कपड़े ले जाता है। साथ ही पूजा के लिए भी सुंदर सी साड़ी खरीद कर ले जाता है और घर जाकर सारी बात पूजा को बताता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। अब उनके दुख भरे दिन खत्म हो चुके थे। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है। लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है। उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालता है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है, तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं? उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा? इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम?
तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है। देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहाँ चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध में ही चाय दे रही है। गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है। मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे, मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे
उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी, उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते, हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाओ। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है, वहाँ पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहाँ पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा, वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं, शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी, मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है, मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा, वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो, कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए।
सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा न हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी। उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था। वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है। वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।